नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज शुरू की थी उसका भाग 2 जो है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो कंप्यूटर का भाग 2 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो है यह किस पीढ़ी से संबंधित है, तो यह चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है आपका माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज यानी कि वेब पेज जो होते हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। तो ब्राउजर का जो प्रयोग है, आप ध्यान दीजिएगा, ब्राउजर का जो प्रयोग है वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में मिटाए गए फाइल पर, मतलब आपको बताना है कि हाल ही में जो मिटाई गई फाइल होती है वह कहाँ जाकर जमा होती है आपको बताना है। तो एकदम लेटेस्ट में जो फाइल मिटाई जाती है, जो डिलीट की जाती है, वह कहाँ पर जाके जमा हो जाती है, तो रिसाइकिल बिन में जाकर वह जमा हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैन में जो है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें जो है आपका टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम लैन की बात करें तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। लोकल एरिया नेटवर्क हम कहते हैं किसको, लैन को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो मैन और पैन होता है, पैन का क्या हो जाता है, पैन का हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, समय की अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखे हैं उन सभी को प्रदर्शित कौन करते हैं, यानी कि आप एक समय के दौरान जितने भी वेबसाइटों को देखते हैं और जितने भी पेज को देखते हैं उन सभी को कौन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको प्रदर्शित करने का जो काम है हिस्ट्री लिस्ट करती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। हिस्ट्री लिस्ट में आप जितने भी वेबसाइट को देखे होते हो, जितने भी पृष्ठ को आप देखे होते हो, वे सभी आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हिस्ट्री लिस्ट में जाकर बाद में आप उनको देख सकते हैं कि आपने कौन से वेबसाइट को विजिट की है, कौन से आपने पेज देखे हुए, आप सिंपल से जाके हिस्ट्री लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है। तो सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपको हो जाएगा विकिपीडिया। विकिपीडिया एक मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया होता है, नॉलेज देने वाला यह एक बेहतरीन वेब पेज है, और जिसको जो है निर्माण किसने किया है, तो इसका जो निर्माण है उसका जो उपयोग करते हैं व्यक्ति उन्हीं के द्वारा किया था। इसके इन्फॉर्मेशन में हमेशा बदलाव होते रहता है, तो ये जो बदलाव है उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो इसका यूज करते हैं बराबर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो विकिपीडिया है लोगों ने आपस में मिलकर ही तैयार किया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन के लिए, यानी कि इसमें से किसका जो प्रयोग है सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों में सुदूर अधिगमन के लिए किया जाता है। तो इसमें से आपका जो टेलनेट है, टेलनेट प्रोग्राम का जो प्रयोग है, हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके ही बोर्ड के पास बैठो, यानी कि सिंपल सी बात यह है, टेलनेट के प्रयोग से हम सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को जो है सुदूर अधिगमन देने के लिए, यानी कि टेलनेट का जो प्रयोग है आपका किसी भी सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अधिगमन देने के लिए किया, यानी कि आप एक जगह बैठे हैं और दूसरी जगह पर लगाए हुए जो सर्वर होते हैं और नेटवर्क होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं टेलनेट की मदद से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की है आपको बताना है।
तो विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए जो शॉर्ट की है, शॉर्टकट है, वो कौन सा है? विंडोज की प्लस ई। आप ध्यान दीजिएगा, विंडो की प्लस ई का प्रयोग करके आप विंडो एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ बिल्कुल सही है। वहीं आपका कंट्रोल प्लस ओ है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है कंट्रोल प्लस ओ का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, जो कंट्रोल प्लस ओ होता है उसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मेल मर्ज निम्नलिखित में से किसका कंपोनेंट है, किसका घटक है, आपको बताना है। तो मेल मर्ज जो है किसका कंपोनेंट है? तो यह एमएस वर्ड का कंपोनेंट है, मेल मर्ज। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएस वर्ड का कंपोनेंट है मेल मर्ज, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, असेंबली निम्नलिखित में से कैसी भाषा है? तो इसमें से असेंबली किस प्रकार की भाषा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो असेंबली है यह एक मशीन डिपेंडेंट भाषा है। असेंबली जो है यह एक मशीन डिपेंडेंट भाषा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। असेंबलर जो भाषा होती है एक प्रकार की मशीन पर निर्भर भाषा होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? उस प्रोग्राम को हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंपाइलर आपका होता है वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित करता है। तो ऑप्शन ए आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एंड्रॉयड ओएस 2007, इसको किस कंपनी ने बनाया था, विकसित किया था, आपको बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 था, इसको बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिन उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी अगर गतिविधियों को कोई सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्पाईवेयर। जो स्पाईवेयर होता है वह प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करते रहता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पाईवेयर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आपका जो वायरस होता है यह क्या होता है? वायरस का मतलब होता है, पूरा इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यह एक प्रकार का द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है, यानी कि कंप्यूटर के डेटा को जो हानि पहुंचाता है उसको हम कहते हैं वायरस। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम जो होता है किसी कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो रैम होता है इसको हम कहते हैं, रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम पूछा था। तो सीपीयू जो होता है यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो आपका रैम होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपयोग है सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आपको बताना है, टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल में लाई जाती है?
तो किसी टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इसमें से कौन सी कुंजी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? होम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम कौन सी कुंजी यानी कि कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो होम की का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? आपको बताना है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का हम जनक किसे कहते हैं? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को। किसको? तो विजय भाटकर यहाँ पे होना चाहिए था, विजय भाटकर को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कार में लगा हुआ प्रतिमापक यंत्र किसको निरूपित करता है? तो कार में लगा हुआ जो प्रतिमापक यंत्र होता है यह क्या निरूपित करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है आपका एक क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। कार में लगे हुए जो प्रतिमापक यंत्र होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, एनालॉग कंप्यूटर का यह जो उदाहरण होता है आपका जो प्रतिमापक यंत्र होता है कार का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है। तो पहला एप्पल कंप्यूटर आपका था एप्पल 1। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पहला जो एप्पल कंप्यूटर था वह था एप्पल 1 जो 1976 में विकसित किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसको जो है 1976 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? आपको बताना है। तो संसार का पहला गणना यंत्र था अबेकस, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, जो अबेकस था यह संसार का पहला गणना यंत्र था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने का जो काम है कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो सीपीयू जो होता है यह मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है जो है, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सीपीयू में पी का प्रतीक क्या होता है? मतलब पी का मतलब क्या होता है? तो सीपीयू में पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सीपीयू में पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग। इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा किसको? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था कंप्यूटर के एमसीक्यूज का सेकंड भाग का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।